आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। जो बिहार के इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, वजीर आला या मुख्यमंत्री इस बार, क्योंकि सबकी निगाहें बिहार पर हैं और बिहार से ही आगे आने वाली जो राजनीति है उसी से तय होगी। चाहे कि एनडीए हो या उसके अंदर इंडिया इत्तेहाद हो, इसके गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है वो का रास्ता बिहार से ही होकर के जाएगा। तो इसी पर सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब आसिफ रियाज साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और मुसन्निफ भी हैं, और ख़ास तौर से बिहार से इनका बहुत गहरा ताल्लुक भी है। आसिफ साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक यू। तो आसिफ साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आप खास तौर से बिहार को देख भी रहे हैं इस वक्त में, कि इस वक्त जो हालात लग रहे हैं बिहार के अंदर, और सीधा सवाल कि क्या बिहार बदलाव की तरफ गामजन है, बढ़ रहा है, या वही सब कुछ होगा जो कि होता चला आ रहा है? देखिए, बिहार की सरजमीन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिहार की सरजमीन बहुत जरखेज है, वो किसी को मायूस नहीं करती। जी। तो मैं अभी ये कहना कबल अज वक्त होगा कि, पिक्चर कितना क्लियर है। अभी बहुत ज्यादा ग्राउंड पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बढ़त अभी भी महागठबंधन ने बना रखी है ग्राउंड पे। इंडिया इत्तेहाद ने जी, गठबंधन। इंडिया इत्तेहाद ने बढ़त बना रखी है। और लगता ऐसा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं इस वक्त में, अच्छा, इस वक्त में जो हमने देखा, जिस तरह से इंडिया इत्तेहाद या गठबंधन कह लें, महागठबंधन बहुत जोर शोर के साथ आया था बिहार में, और जिस तरह से उसने एसआईआर पर सवालात उठाए, यकीनी तौर पर बहुत अहम मुद्दा था। किसी आदमी के उसकी शहरियत पे या नागरिकता पर, सिटीजनशिप पर सवाल उठा देना, इसके ऊपर किस तरह से वोट हटाए गए जा रहे थे, और उसके उस मुद्दे को उठाया। फिर राहुल गांधी ने बड़ी जोर शोर के साथ वोट चोरी का मुद्दा सबके सामने रखा। जी। तो और उस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन बीच में जो कुछ थोड़ा सा मन मुटाव हुआ, क्या इससे इलेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं समझता हूं इससे इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुमकिन है कि ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। देखिए, इस बार महागठबंधन ने कुछ स्ट्रेटजी इस तरह बनाई है कि जो अ, हरीफ पार्टियां हैं, जी। जैसे भाजपा है, जैसे जनता दल यू है, जैसे लोजपा है। तो इस बार की स्ट्रेटजी गालिबन महागठबंधन की ये थी कि हम इस तरह से इलेक्शन लड़ें कि पेशगी तौर पे भाजपा को कुछ बड़ी तैयारी का मौका ना ना लग ना। सके। मेरा ख्याल यह है कि भाजपा को कंफ्यूजन में डाल दिया महागठबंधन ने। भाजपा को यह लगने लगा कि इनके अंदर ही कुछ गड़बड़ चल रहा है, इनके अंदर कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, कुछ डिसएग्रीमेंट आ गया है। लेकिन जब तक वो बातों को समझ पाते तब तक वहां जो है वक्त निकल चुका था। अब भाजपा वहां ग्राउंड पे जब जाती है, भाजपा के उम्मीदवार जब जाते हैं, तो ग्राउंड पे उनके लिए आदमी जमा करना, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद यही वजह है कि मोदी जो पिछली बार इलेक्शंस में 30 से 40 रैली वहां कर रहे थे, इस बार अभी तक उन्होंने एक दो रैलियां ही की हैं। और मेरा ख्याल यह है कि वो कम से कम रैली करना चाह रहे हैं। इसकी वजह भी यही है कि अब उनको वो ऑडियंस नहीं मिल रहा है। जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी का दौर खत्म हो चुका है। अब अब यह है कि मोदी से छुटकारा पाओ, बिहार बचाओ, इस तरह के नारे जो है जमीन पर गूंज रहे हैं। जी। अभी हम इंडिया इत्तेहाद पे बात करते हैं, फिर हम एनडीए के बारे में बात करेंगे। इंडिया इत्तेहाद जिस तरह से अब कुछ सीटों पर वहां फ्रेंडली फाइट भी जी। देखने को मिलेगी, क्या इसको जो एनडीए है उसने काफी हद तक भुनाने की कोशिश की? क्या उसमें वो कुछ नजर कामयाब होता हुआ नजर आया, या उस मुद्दे को भी वो सेट नहीं कर पाया, या उस मुद्दे को कैश नहीं कर पा रहा है? देखिए, होता क्या है कि 243 सीटें हैं
और जब 243 सीटों का बंटवारा होता है, खुद अपनी पार्टी अगर 243 सीट पर लड़े तब भी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, तब भी बागी कुछ खड़े हो जाते हैं जी। तो 245 सीटों पे इतने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करना, उसमें अगर 2-4 सीटों पे डिसएग्रीमेंट है या फ्रेंडली फाइट है तो ये होता रहा है। ये बिल्कुल ही कोई अजीबोगरीब बात नहीं है और मेरा ख्याल ये है कि महागठबंधन की स्ट्रेटजी का ही ये भी हिस्सा है। मतलब ये है कि महागठबंधन के कुछ बड़े लीडर्स ने ये तय कर लिया था कि हम यहाँ पे तो इस तरह से इसको फाइट कर लेंगे, बाकी जगहों पे हमारी ये क्लैरिटी रहेगी। तो मेरा ख्याल ये है कि इस मामले में एनडीए जो है उसको थोड़ा चकमा देने में ये लोग कामयाब हुए और एनडीए कोई पेशगी तौर पे कोई ऐसा लाहे अमल या ऐसा मंसूबा ना बना सकी जिससे वो अभी कंपेनिंग को ऊपर उठा सकें, क्योंकि कंपेन बिल्कुल ही जमीन पे नहीं हो पा रहा है। हालांकि योगी गए हैं बिहार और डिफेंस मिनिस्टर भी गए, अमित शाह भी गए, लेकिन ग्राउंड पे उसके असरात नजर नहीं आ रहे हैं। जी, तो हम अभी इंडिया इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं अभी इसके बारे में। इंडिया इत्तेहाद क्या इस इलेक्शन के अंदर कौन सा एजेंडा लेकर के उतरा है? कुछ तो मैंने बताए थे, क्या वो अपना एजेंडा सेट कर पा रहा है? वो इस बिहार इलेक्शन के अंदर उसका एजेंडा क्या है और वो आवाम तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब है या नहीं अभी? देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए शुरुआती दौर थोड़ा सा मुश्किल दौर था, जबकि नीतीश कुमार ने हर घर में एक दो खवातीन को 10-10 हजार रुपए भेजे थे, तो हर घर में खवातीन के पास पैसे पहुंच रहे थे। ये एक इलेक्टोरल ब्राइब्स आप इसको कह सकते हैं, चुनावी रिश्वत आप इसको कह सकते हैं। ये चुनावी रिश्वत है जो ठीक इलेक्शन से 2-4 दिन कबल हर घर में पहुंचाए गए। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कुछ पैसे भेजे, तो पैसे के जरिए वोट को खरीदने की कोशिश की गई। यही वो वक्त था जब आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन में कुछ डिसएग्रीमेंट सीटों के बंटवारे को लेकर हुआ। मेरा ख्याल यह है कि वो जो गैप हुआ 2-4 दिनों का, इसने बड़ा काम किया। इस बीच इनको ये बैठकर सोचने का मौका मिला कि अगली स्ट्रेटजी हमारी क्या हो सकती है। इस बीच में इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई और जो मंसूबा बनाया और फिर उस मंसूबे का ऐलान जो अपने मंशूर में किया, यानी कि जो उनका जो पॉलिटिकल जो एजेंडा था, जो उसके लिए उन्होंने जो मंशूर तैयार किए थे, उसमें उसका जिक्र किया। वो सबसे बड़ा जो वो कहते हैं ना गेम चेंजर, वो क्या था कि हर घर में एक नौकरी। जी। देखिए, बिहार में क्या है, युवा वहां के नौजवान पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन है बिहार में, लेकिन वहां रोजगार नहीं है, वहां कंपनियां नहीं है, वहां कारखाने नहीं है, वहां नौकरी नहीं है। अब हर घर में अगर एक नौकरी सरकारी मिल जाती है तो मेरा ख्याल यह है कि हर घर की तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। और मैं आपको ये कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है कि तेजस्वी यादव ने जब इसका ऐलान किया और जब वहां पे गठबंधन के सारे बड़े लीडर्स मौजूद थे, तो ये मैसेज बिहार के एक एक घर में गया कि तेजस्वी को लाना इसलिए जरूरी है कि हर घर में एक नौकरी मिल जाएगी। तो लोग 10,000 को भूल गए, लोग मोदी साहब के जुमलों को भूल गए, लोग पैसे जो रिश्वत खिलाए जा रहे थे उसे भूल गए। बिहार वालों में सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा तलब है और जैसे ही उनको लगा कि मेरे बच्चों की नौकरी हो जाएगी, मेरी बेटियों की नौकरी हो जाएगी, मेरी जो बहुएं हैं पढ़ी लिखी हैं उनकी नौकरी हो जाएगी, तो ये सारा वो इनके एजेंडों पे, एनडीए के यानी कि भाजपा गठबंधन के एजेंडों पे इन्होंने पानी फेर दिया। तभी से क्या हुआ, माहौल चेंज हो गया और अब जो कैंपेन उठ रहा है वो इंडिया गठबंधन का उठ रहा है। और यही वजह है कि मोदी इस तस्वीर को जान रहे हैं, यही वजह है कि वो बिहार जाने से अवॉइड कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हार का ठेकरा उनके सर पे फोड़ा जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इंडिया इत्तेहाद का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन अब एनडीए की तरफ भी आते हैं। एनडीए
जैसे हमने इससे पहले भी जो और ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान के साथ में, उनका देखा। इंडिया इत्तेहाद वो एनडीए को हर मुद्दा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकफायर हो रहा हो। खासतौर से जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर भी उसको भी असर कोई हमें बिहार के अंदर नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। इसके अंदर। अच्छा, दूसरा और जो है, अभी एनडीए अपना मुद्दा या जिसे कहते हैं ना इलेक्शन के अंदर, वो अभी सेट नहीं कर पा रहा, सेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अभी हमने मोदी जी को देखा कहते हुए कि बिहार के कि हमने एनडीए की पॉलिसियों का हिस्सा है कि ये हमने डाटा फ्री कर दिया, डाटा की पॉलिसी बना दिया, रील बना दिए। जी जी। अब ये कौन सा मुद्दा, किस तरह से? तो क्या लग रहा कि अभी एनडीए जो है अपना मुद्दा या इलेक्शन सेट करने के लिए कोई मुद्दा सेट करने की कोशिश कर रहा है और सेट नहीं कर पा रहा है। इसी के अंदर एक और साथ में जोड़ दूं, जैसे कि अभी एक और बैकफायर हुआ। अभी छठ पूजा के ऊपर मोदी जी ने अपने लिए एक वो स्पेशली अलग से वो बनवा दिल्ली में दिया, एक तालाब बनवा लिया, तालाब बनवा दिया जमुना में, और कहा कि ये जमुना इतना साफ हो गया अच्छा, है। उसको आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज और बीबीसी ने उसकी पोल खोल दी। जी मोदी जी वहां जा ही नहीं पाए। जी। तो इस तरह से एनडीए पर जो इस तरह से मुद्दे बैक फायर हो रहे हैं, तो अब आप इसको एनडीए के हक में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, किसी पोएट ने कहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो जब जब बुरे दिन आने लगते हैं, जब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जब चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं, तो यही होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि किस मुद्दे पे बोलना है और किस मुद्दे पर चुप हो जाना है। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल हुई है भाजपा से। भाजपा ने यह समझा कि जो खेल उन्होंने महाराष्ट्र में खेला, शिंदे को आगे करके, पहले तो इलेक्शन जीत लिया, उसके बाद शिंदे को पीछे करके अपने कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बना लिया। ये क्या कर रहे थे, यहाँ रामविलास पासवान के बेटे चिराग को आगे करके और नीतीश कुमार को पीछे करके ये चाह रहे थे कि सीटें ज्यादा से ज्यादा दो दलों की निकल जाएं, मांझी की कुछ निकल जाए, चिराग की ज्यादा से ज्यादा निकल जाए और भाजपा की निकल जाए, ताकि बाद में ये अपनी सरकार बना लें और नीतीश कुमार को पसे पुष्ट डाल दे। तो इस वजह से नीतीश कुमार इस बात को खूब समझ रहे हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक भूल हुई भाजपा की, उन्होंने नीतीश कुमार को कम आंका, अंडर एस्टिमेट किया। उन्हें ये समझ में नहीं आ सका कि नीतीश कुमार आज भी एक प्लेयर है वहां, वो आज भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, वो आज भी ग्राउंड पे खेल गेम चेंजर्स की हैसियत रखते हैं। नीतीश कुमार को जब ये बात समझ में आई तो वो चुपचाप बैठ गए। देखिए, नीतीश के हाथ में अगर बागडोर भाजपा दे देती तो वो कैंपेनिंग को पॉजिटिव जिहत पे ले जाते, पॉजिटिव मुद्दे को उठाते, वो नौकरी की बात करते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, वो मेट्रो की बात करते, वो गरीबी मिटाने की बात करते, वो वेलफेयर की बात करते, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते। लेकिन क्या हुआ, जब आपने उन्हें पसे पुष्ट डाल दिया और जब उन्हें समझ में आ गया कि आपकी स्ट्रेटजी ये है कि हम जीत भी जाएं तो नीतीश को नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो जब ये बात नीतीश कुमार को समझ में आ गई तो नीतीश कुमार ने अपने आप को कैंपेन से अलग कर लिया। तो अब भाजपा में ये दम नहीं है कि भाजपा अपने बल पे कैंपेनिंग को उठा सके। अच्छा, नीतीश कुमार क्योंकि भाजपा के पास पॉजिटिव बात करने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि आप देख रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर कभी रील की बात करते हैं, कभी डाटा की बात करते हैं। देखिए, किसी ने ठीक कहा है कि SIR हो या FIR, जब चीजें बिगड़ जाती हैं, जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो कुछ काम नहीं आता। अभी जो ग्राउंड रियलिटी है बिहार की, वो यही है कि भाजपा अभी ग्राउंड पे बहुत कमजोर सूरत हाल में। क्या इसी चीज को, क्योंकि नीतीश कुमार की माइनॉरिटी में एक अपनी अलग पहचान है और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसे नहीं। भले से अब वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था, वक्फ बिल का जो आया था, उसकी उन्होंने किस तरह से मजबूरी जो भी हिमायत की हो, जैसे भी की हो, लेकिन क्योंकि इसी को नीतीश कुमार को काटने के लिए क्या योगी को उतारा गया, जो कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया। योगी को वहां पर उतारने के बाद क्या इसलिए उतारा गया? देखिए, योगी इस बार बहुत निगेटिव बातें ना कर सके, उसकी वजह यह है कि बहुत निगेटिव बातें की सर उन्होंने, बुर्का और ये पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा माइनॉरिटी के लिए। देखिए, असल ये है कि
योगी के बारे में अगर आपको याद होगा, इन्हें भेजा गया था झारखंड। झारखंड की कंपेनिंग 2 लोग संभाल रहे थे, बल्कि 3 लोग। एक गिरिराज सिंह थे बिहार के, और आसाम का वो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और योगी थे उत्तर प्रदेश के। इन्हीं तीनों लोगों पे वो कैंपेन को उठाने की इन्हीं की जिम्मेदारी थी। मोदी भी बीच बीच में आ रहे थे, अमित शाह जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि बहुत ज्यादा जहर बोया गया, बहुत ज्यादा कम्युनल गुफ्तगू की गई, बहुत ज्यादा सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम के नारे दिए गए, मंदिर मस्जिद, लाइट, बिजली, शमशान घर, कब्रिस्तान वगैरह की बातें की गई। लेकिन आपने देखा रिजल्ट जब आया, भाजपा 12 सीटों पे सिमट कर रह गई। तो नफरत की भी एक इंतहा होती है। ऐसा नहीं है कि अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाजपा के लिए, जनता को देने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है, अवाम को देने के लिए भाजपा के पास सिवाय निगेटिव भाषण के और कुछ नहीं है। अच्छा, जो भी आपने इससे पहले एक बात की नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई, क्या इस पर आग पर घी डालने का काम अमित शाह ने किया? जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे मालूम किया गया कि कौन होगा वहाँ का चीफ मिनिस्टर, कि वो तो बाद में जो विधायक आएंगे जीत के वो तय करेंगे, फिलहाल जो लड़ रहे हैं हम इलेक्शन, वो नीतीश कुमार की क़यादत में ही लड़ रहे हैं। तो क्या इस बात ने भी कुछ नीतीश कुमार के, जिसको आप कह रहे थे, उसको तकलीफ पहुंचाई? देखिए, नीतीश को अमित शाह ने जो बात कही वो बहुत कैलकुलेटिव थी, यानी बहुत सोच समझकर कही गई थी। अमित शाह की एक खास बात यह है कि वो मैसेजिंग में क्लैरिटी रखते हैं, मैसेज जो देना चाहते हैं वो साफ देते हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही कि वो एनडीए की मीटिंग होगी और एमएलए तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, इसमें साफ लफ्जों में वो यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि वो जान रहे थे कि लोजपा के और भाजपा के और मांझी ये सब मिल करके उनकी संख्या ज्यादा होगी, उनकी तादाद ज्यादा होगी, तो जाहिर है जिनकी तादाद ज्यादा होगी वो अपने ही लोगों को चुनेंगे। तो वो 2 बात वहां पे कहना, 2 मैसेजिंग कर रहे थे। एक तो ये कह रहे थे नीतीश कुमार को कहते हैं ना, कट टू साइज कर रहे थे, उनको उनकी औकात, उनकी हैसियत दिखा रहे थे। दूसरी बात वो ये कर रहे थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा है, हालांकि उतना ज्यादा भी नहीं था जितना, ये समझने में गलती कर गए भाजपा वाली। उन्हें ये लगा कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, अगर कह देंगे कि नहीं ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अवाम जो है वो बीजेपी के साइड आ जाएगी और हमें जिता देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने ग्राउंड पे मैसेजिंग की और उनके लोग अब भाजपा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका वोट भी ट्रांसफर नहीं होने जा रहा, ऐसा ग्राउंड पे नजर आता है। जी, बस आखिर में छोटे छोटे 2 सवाल। पहला तो ये, SIR इस इलेक्शन को किस हद तक इफेक्ट करेगा? SIR तो आप देखें पूरे हिंदुस्तान में करने की बात हो रही है, हालांकि असम को उससे अलग रखा गया है और कहा गया है कि असम में नागरिकता की का जो कानून है, यानी शहरियत का जो कानून है वो अलग है। तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि आप तो कहते थे 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब नागरिक एक स्टेट के पास नागरिकता ही के लिए अलग कानून है, तो आप किस तरह ये कह सकते थे कि 1 नेशन ही हम चाहते हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, और इसी ग्राउंड पे आपने 370 को हटाया था। तो ये तो हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है। मोदी जी ने ये बात कही थी जो उन्हीं के ऊपर लागू होती है कि हिपोक्रेसी की भी एक हद होती है। तो बहरकैफ SIR का मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब हम मैनेजमेंट करके जीतते हैं तो कैसे करते हैं, सीटें वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 5000 वोट यहाँ से घट जाएगा, 10,000 वहां से घटेगा, उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से चोरी की जाती है, वोट चोरी। सादा लफ्जों में वोट चोरी इसी हिसाब से होती है। लेकिन ग्राउंड में जो हालात हैं वो ये हैं, वोट चोरी भी उस वक्त आप करके कामयाब हो सकते हैं जबकि लोग आपको वोट दें।
अगर लोग ही आपको वोट नहीं देंगे तो वोट पूरा का पूरा आप थोड़ी चोरी कर सकते नहीं, हैं। 100% आप वोट नहीं चोरी कर सकते जी, उसी पे मैं कहना हंड्रेड चाह रहा हूँ। परसेंट क्या, आप 10 से 12% भी नहीं कर सकते। एक दो सीट पे आप भले ही कर लें, लेकिन पूरे स्टेट में ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो रिजल्ट मैं समझ पा रहा हूं भाजपा के लिए झारखंड में आया था, और झारखंड की सरहदें सटती हैं बिहार से, जी तो उसी किस्म का, उस किस्म का भी रिजल्ट भाजपा के लिए बिहार में आ सकता है। इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं, पहले ये समझा जा रहा था कि प्रशांत किशोर एक एक खिलाड़ी हैं, जी एक रोल प्ले करेंगे, बिलाशुबा वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये बात पहले क्लियर नहीं थी कि उनके एक्टिव होने से नुकसान किसका होगा। जैसे 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 ग्राउंड पे चीजें साफ होती जा रही हैं, उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अगर वो और एक्टिव हुए प्रशांत किशोर, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर उन्होंने 6% वोट हासिल किया, जी, और जो कर सकते हैं, तो भाजपा 60 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी। मतलब यानी कि वो भी जो शुरू में जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो कि वो महागठबंधन का वोट काटेंगे, जी उसको नुकसान पहुंचेंगे, लेकिन इंडिया ऐसा गठबंधन का काटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो वो एनडीए असल का में भाजपा का वोट काट रहे हैं। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये कि अगर प्रशांत किशोर 8% तक वोट लाने में कामयाब हो गए, तो भाजपा 50 से नीचे भी जा सकती है। अच्छा बस अब आखिर में जैसा कि अभी आपने बताया या और ग्राउंड से रिपोर्ट्स जो आई हैं इस तरह की कि एनडीए का, इंडिया का इंडिया जो इत्तेहाद है, गठबंधन है, उसका पड़ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा, या उसके हक में दिखाई दे रहा है बिहार का वोटर। ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही थी और फिर बाद में राहुल गांधी वोट चोरी के लिए मैं बिहार से ही निकाल के लाया हूँ, ये लाया हूँ। ऐसा तो इस वक्त इसमें बिहार में इस वक्त तो नहीं होगा आखिर वो बस। देखिए, असल में अ, इस सरकार में कुछ भी मुमकिन है। ये डर तो है लोगों में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी न्यूज़पेपर आप 2-3 दिन पहले का पढ़ें, 10 आईएएस ऑफिसर्स गुजरात से भेजे गए हैं। 10 अच्छा, आईएएस ऑफिसर्स बिहार। बिहार में चुनाव कराने के लिए ऑब्जर्वर की हैसियत से गुजरात से भेजे गए हैं, और 15-16 उत्तर प्रदेश से, जो योगी के करीबी हैं, और वहां जो मोदी और योगी के करीबी हैं, इनको वहां लगाया गया है ड्यूटी पे। तो ये सारी बातें शक व शुबहात तो पैदा करती हैं। तो इंडिया इंडिया इत्तेहाद कैसे इसको रोक पाएगा, क्या करेगा इसमें? उसके बाद भी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना इसके लिए। तो फिर तो आप फिर आखिर में कितना शोर मचाते रहिए, फिर आवाम क्या कहेगी? आवाम तो यही कहेगी देखिए ना मैं कि जब आप आपको हार जाते हैं तो फिर इस तरह का देखिए ड्रामा मैं करना शुरू आपको करते हैं। बताऊं कि अब मामला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों तक नहीं रहा है। पॉलिटिकल जब आपके इंस्टीट्यूशंस काम करना बंद कर देते हैं, जब इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ देते हैं, तो उस वक्त जिम्मेदारी अवाम के कांधे पर आ जाती है। मेरा ये मानना है कि इस बार महागठबंधन या कांग्रेस भाजपा को हराने, या आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद की पार्टी भाजपा को हराने नहीं जा रही। ये वहां के अवाम है, वहां की जनता है बिहार की, जो भाजपा को हराने जा रही है। तो जनता से आप चाहे आईएएस लगा दें, चाहे एसआईआर करा लें, चाहे एफआईआर करा लें, जनता से आप लड़ नहीं सकते, जनता से आप जीत नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब प्रोग्राम में शमूलियत के लिए। नाज़रीन, अभी हमने बात की आसिफ साहब से, तो बात जो निकल के आई वो यही है कि अगर अब जिम्मेदारी, जैसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह से इल्ज़ाम लगा देना या कुछ कर देना, हम उसको नहीं कह रहे कि वो वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी बात है तो अपने वोट की हिफाजत भी अब वहाँ की बिहार की आवाम को खुद करनी होगी। क्या बिहार से कोई रास्ता निकलेगा? क्या वहाँ पर बदलाव होगा आने वाली इन दिनों के अंदर, या सियासत कोई एक नए करवट लेगी? क्योंकि बिहार से अगर बदलाव होता तो फिर ये बदलाव की शुरुआत होगी, और अगर बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो ये समझिए फिर ये एनडीए जो गवर्नमेंट है फिर और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कि तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, या फिर बीजेपी कोई और चेहरा पेश करेगी अगर एनडीए जीत जाता। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर हम गाय बगाए गुफ्तगू करते रहेंगे। और अभी आसिफ साहब फिर बिहार जा रहे हैं, तो वहाँ से भी कोशिश करेंगे कि हम आसिफ साहब को बिहार से भी अपने साथ जोड़ें, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट
आसिफ साहब से हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे एक दिन छोड़ करके हम लेते रहें उनसे। तो मेरे साथ आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।